विद्यार्थियों, पाठ में हम मुस्लिम आक्रमणों के बारे में जान रहे थे। मुस्लिम आक्रमणों में हमने सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण पढ़ा और अभी हम आ चुके हैं मुगल आक्रमण के ऊपर, यानी भारत पर मुगलों के आक्रमण को हम पढ़ रहे हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है मुगल आक्रमण। तो अब हम भारत पर मुस्लिम धर्म से संबंधित एक और वंश जिसका नाम था मुगल वंश, उनके आक्रमण को पढ़ रहे हैं। तो मुगलों के आक्रमण में हम आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। मुगल आक्रमण पॉइंट तो अपना मुगल आक्रमण है और उसमें हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा सांगा के समय में राजस्थान के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ। तो यहाँ हम महाराणा सांगा से संबंधित कंप्लीट जानकारी और उनके ऊपर मुगलों का जो आक्रमण हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, वो समस्त जानकारी यहाँ जानेंगे। तो महाराणा सांगा का जो वास्तविक नाम था वो संग्राम सिंह था। महाराणा सांगा का पूरा नाम या वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, लेकिन इतिहास में ये महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम या जो मुख्य नाम था वो संग्राम सिंह ही था, लेकिन इतिहास में ये महाराणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। तो हम यहाँ महाराणा सांगा के बारे में जानेंगे। महाराणा सांगा राजस्थान में वही मेवाड़ राज्य के शासक थे। राजस्थान के दक्षिण में जो मेवाड़ राज्य है, अब तक हमने जो तुर्क आक्रमण वो सब आक्रमण पढ़े, उसमें भी हमने मेवाड़ राज्य के बारे में पढ़ा था। तो उसी मेवाड़ राज्य में आगे जाकर शासक हुए थे महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा के समय मुगलों का आक्रमण हुआ। तो महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, हिंदू शासक थे। इनका जो शासन काल था वो शासन काल था 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे और इनका शासन काल था मेवाड़ पर 1509 से लेकर 1528 ईस्वी, यानी 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने और 1528 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। तो ये इनका शासन काल था। अब हम महाराणा सांगा से संबंधित आगे की जानकारी को विस्तार से देखते हैं। तो अपना पहला पॉइंट आ रहा है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। महाराणा सांगा में अपना पहला पॉइंट आ रहा है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। उत्तराधिकार का मतलब है राज पाने के लिए संघर्ष। तो महाराणा सांगा को राजा बनने के लिए कैसा कैसा संघर्ष करना पड़ा था, उस संघर्ष को हम जानते हैं। यानी अपना अधिकार पाने के लिए या अपना राज पाने के लिए राणा सांगा को कैसा संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष को हम यहाँ देखते हैं। तो देखो, एक बार हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था पहले। राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। मेवाड़ का शासक एक समय राणा कुंभा था, जिसके समय पर तुर्कों के आक्रमण हुए थे। राणा कुंभा के बाद में अगला राजा बना था उदा, राणा उदा। तो राणा कुंभा के बाद में मेवाड़ का अगला राजा बना था राणा उदा। राणा उदा के बाद में अगला राजा बना था रायमल, और रायमल के बाद में अगला राजा बना था राणा सांगा। तो इस प्रकार से वंशावली है। तो इसको हम देखते हैं। हमने मेवाड़ शासक राणा कुंभा के बारे में पढ़ा। राणा कुंभा के बाद में उसका पुत्र था उदा। इस उदा ने ही राणा कुंभा को मार दिया था सत्ता प्राप्त करने के लिए। सत्ता प्राप्त करने के लिए उदा ने कुंभा को मार दिया और उदा राजा बन गया। मेवाड़ का अगला राजा कौन बना कुंभा के बाद में? उदा।
कूदा के बाद में उसका भाई रायमल गद्दी पर बैठा और रायमल के बाद में उसका पुत्र राणा सांगा गद्दी पर बैठा। तो यहाँ आप समझ चुके हो। तो राणा सांगा के जो पिता थे उनके पिता का नाम था रायमल। रायमल ये वंशावली है। कुंभा के बाद में ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल था और रायमल के पुत्र हुए 3। रायमल के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, दूसरे पुत्र का नाम था जयमल और तीसरे पुत्र का नाम था संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। तो रायमल के 3 पुत्र हो गए। बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, उससे छोटे का नाम था जयमल और उससे छोटे का नाम था संग्राम सिंह यानी सांगा। तो यहाँ आप देख चुके हो कि मेवाड़ का राजा था रायमल। रायमल का सबसे छोटा पुत्र था राणा सांगा। अब अपने राजस्थान में या राजपूत राजाओं में नियम क्या है कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो यहाँ तो राणा सांगा तो सबसे छोटे थे, फिर सांगा राजा कैसे बन गए तो उसको हम जानते हैं आगे। तो रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। तो एक टाइम जब ये तीनों छोटे ही थे यानी बालक अवस्था में ही थे, उस टाइम रायमल ने इन तीनों की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। एक समय रायमल ने इन तीनों बालकों की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। तो ज्योतिष ने तीनों बालकों की कुंडली देखी और कहा कि वैसे तो पृथ्वीराज और जयमल की कुंडली भी अच्छी है, लेकिन राजयोग तो राणा सांगा के पक्ष में है। इस प्रकार की बात ज्योतिष ने कही कि आगे जाकर मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह बनेगा, ऐसा इन कुंडलियों में दिख रहा है मुझे। तो ऐसी बात ज्योतिष ने कही। इस बात को सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल काफी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध का कारण था कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, उससे छोटा ये है, तो फिर ये संग्राम सिंह राजा कैसे बनेगा। तो ये ज्योतिषी क्या बात बोल रहा है, संग्राम सिंह राजा कैसे बन सकता है, बड़े तो हम हैं। इस बात को लेकर ये दोनों क्रोधित हो गए। इन दोनों को संग्राम सिंह पर काफी क्रोध आया कि ये आगे जाकर राजा कैसे बनेगा। इस क्रोध के चलते ही इन दोनों ने उसी समय संग्राम सिंह पर आक्रमण कर दिया इसको मारने के लिए। दोनों ने सोच लिया कि इसको अभी मार देते हैं ताकि आगे जाकर राजा ही नहीं बने। तो इन दोनों ने संग्राम सिंह पर बचपन में ही इसको मारने के लिए आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज के पास में कटार थी, पृथ्वीराज के हाथ में कटार थी। तो पृथ्वीराज ने कटार से राणा सांगा के गले के ऊपर वार किया। गले पर तो चोट नहीं लगी और कटार सीधी राणा सांगा की आंख में घुस गई, जिसकी वजह से राणा सांगा की आंख उसी समय फूट गई और राणा सांगा एक आंख से उसी समय अंधा हो गया। तो राणा सांगा अंधा ही रहा, उसकी एक आंख बचपन में ही पृथ्वीराज ने कटार से फोड़ दी थी। बाद में इस रायमल का चाचा था, रायमल का चाचा जिसका नाम था सारंगदेव। सारंगदेव, रायमल के चाचा सारंगदेव आए। सारंगदेव ने बीच बचाव किया और जैसे तैसे करके संग्राम सिंह को बचाया और इनके बीच जो लड़ाई हो गई थी बचपन में इसको शांत किया। तो संग्राम सिंह बीच में आए, बीच बचाव करके संग्राम से सारंगदेव ने इनकी लड़ाई को शांत कर दिया, बीच बचाव करके संग्राम सिंह को बचा लिया। उस समय तो बचा लिया, लेकिन पृथ्वीराज और जयमल बाद में भी राणा सांगा को मारने के लिए षड्यंत्र करने लगे। अब इस बात से सारंगदेव परिचित थे। तो सारंगदेव ने सोच लिया कि संग्राम सिंह को तो ये जीने नहीं देंगे। तो सारंगदेव ने क्या किया, सारंगदेव ने बिना किसी को पता चले हुए यानी किसी को भी पता नहीं चलने दिया और सारंगदेव ने इस संग्राम सिंह को बचाने के लिए इसको भेज दिया अजमेर में। सबसे चोरी छिपकर, किसी को पता नहीं चलने दिया। और सारंगदेव ने संग्राम सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि ये अगर मेवाड़ में रहता तो इसको कभी न कभी ये मार देते, इसलिए सारंगदेव ने इसको बचाने के लिए अजमेर भेज दिया।
अजमेर में स्थान है श्रीनगर। श्रीनगर, इस श्रीनगर का एक सामंत था, सामंत, उसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। अजमेर में श्रीनगर है, श्रीनगर का सामंत था करमचंद पंवार। तो सारंग देव ने बिना किसी को पता चलने दिए संग्राम सिंह को बचपन में ही करमचंद पंवार के यहाँ पर भेज दिया। किसी को भी पता नहीं था कि संग्राम सिंह कहाँ पर है। तो संग्राम सिंह अपने पूरे बचपन में श्रीनगर में ही रहे, करमचंद पंवार के यहाँ पर, और यहीं पर बड़े हुए। जब संग्राम सिंह बड़े हो गए, ये सब भी बड़े हो गए, तो योग्यता देखी गई। तो योग्यता में संग्राम सिंह ही आगे रहे। तो राजपूत शासकों ने, यानी राजपूत जो सरदार थे, राजपूत सरदार, राजपूत सरदारों ने क्या किया? राजपूत सरदारों ने संग्राम सिंह की योग्यता को देखते हुए 1509 में संग्राम सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया, मेवाड़ का शासक बना दिया। बड़े होने पर तीनों की योग्यता देखी गई। तो राजपूत सरदारों ने संग्राम सिंह की योग्यता को देखते हुए मेवाड़ का अगला राजा संग्राम सिंह को ही बना दिया। तो 1509 में राजपूत सरदारों के सहयोग से संग्राम सिंह सबसे छोटा होने के बावजूद भी मेवाड़ का राजा बन गया। तो ये लड़ाई या इस प्रकार का संघर्ष संग्राम सिंह को बचपन की अवस्था में ही झेलना पड़ा था राजा बनने के लिए। तो ये सारंग देव का स्थान यहाँ पर प्रमुख है। सारंग देव की वजह से ही संग्राम सिंह जिंदा रहे और आगे जाकर इन्हीं के प्रयासों से या राजपूत सरदारों के सहयोग से संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बन पाया। आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि बचपन में ही उस ज्योतिष ने जो कहा था कि राणा सांगा ही आगे जाकर मेवाड़ का शासक बनेगा, वो बात सत्य साबित हुई और राणा सांगा ही आगे जाकर मेवाड़ का शासक बना। आगे देखते हैं हम। ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है। अब आगे का पॉइंट देखेंगे हम। तो 1509 में मेवाड़ का शासक बनने के बाद में राणा सांगा ने अपनी सेना को मजबूत किया और मेवाड़ की सीमाओं को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। राणा सांगा एक वीर और कुशल शासक था, कुशल राजा था। उसकी योग्यता के चलते ही उसको सबसे छोटा होने के बावजूद भी मेवाड़ का शासक बनाया गया था। तो राणा सांगा में योग्यता हर प्रकार की थी। वो एक वीर सेनापति, वीर शासक और एक कुशल राजा था। तो अपनी कूटनीति, रणनीति और वीरता से उसने मेवाड़ की सीमाओं का काफी विस्तार कर लिया, मेवाड़ राज्य को काफी बड़ा बना दिया, मेवाड़ की सीमाओं को काफी बढ़ा लिया। अब आगे हम पॉइंट जानेंगे। गुजरात राज्य से संघर्ष। अब अपना पॉइंट आ रहा है गुजरात राज्य से संघर्ष। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, उनके बीच और गुजरात राज्य के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को अब हम यहाँ जानते हैं। तो एक तरफ तो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और एक तरफ था गुजरात राज्य का शासक जो मुस्लिम शासक था, जिसका नाम था मुजफ्फर खां। तो गुजरात के शासक मुजफ्फर खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष को अब हम यहाँ जानते हैं। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। कारण, गुजरात राज्य और मेवाड़ राज्य यानी राणा सांगा के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का मूल कारण क्या था? तो उसका मूल कारण था ईडर राज्य पर अधिकार का प्रश्न। ये था मूल कारण।
इन दोनों राज्यों के बीच या राजाओं के बीच जो संघर्ष हुआ उसका मूल कारण क्या था? ईडर राज्य पर अधिकार का प्रश्न। मेवाड़ राज्य और गुजरात राज्य के बीच में एक छोटा सा राज्य पड़ता था जिसका नाम था ईडर। उस ईडर पर अधिकार को लेकर इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। तो उस बात को हम यहाँ थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ आप देखो, ये है मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य जहाँ का राजा है राणा सांगा। राणा सांगा। और इस मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर था गुजरात राज्य। गुजरात जहाँ का शासक था मुस्लिम राजा मुजफ्फर खां। इन दोनों के बीच संघर्ष उसको आप देखते हैं। और इन दोनों राज्यों के बीच यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था ईडर। तो इस ईडर पर अधिकार को लेकर ही इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। वो किस प्रकार से हुआ उस कहानी को हम देखते हैं। इस ईडर पर ना तो राणा सांगा का अधिकार था ना ही मुजफ्फर खां का अधिकार था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से लड़े। तो इसके पीछे जो कहानी थी वो कहानी किस प्रकार की है वो देखते हैं हम। तो ईडर का शासक था उस टाइम पर, ईडर का शासक था उस समय पर, तो उस समय ईडर का शासक था रावभाण। ईडर का शासक था रावभाण। रावभाण के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था सूर्यभाण, बड़ा पुत्र सूर्यभाण था, और छोटे पुत्र का नाम था भीम। ये वो महाभारत वाला भीम नहीं है, दूसरा भीम है। तो ईडर का शासक था रावभाण। रावभाण के दो पुत्र थे सूर्यभाण और भीम। बड़ा पुत्र सूर्यभाण था। रावभाण की मृत्यु हो गई। रावभाण की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बन गया? सूर्यभाण बन गया। अब सूर्यभाण भी राजा बना और इसने मात्र 18 माह तक ही शासन किया इसने। सूर्यभाण राजा तो बन गया लेकिन ये 18 माह तक ही शासन करा और किसी बीमारी के चलते सूर्यभाण भी मर गया। तो सूर्यभाण का पुत्र था जिसका नाम था रायमल। तो सूर्यभाण की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र रायमल राजा बन गया। ईडर की बात चल रही है यहाँ पर। तो ईडर का शासक रावभाण था, उसकी मृत्यु के बाद सूर्यभाण राजा बन गया। सूर्यभाण 18 माह तक राज करा, वो भी मर गया। उसके बाद में उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठ गया। अब रायमल की उम्र थी मात्र 10 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में ही रायमल गद्दी पर बैठ गया ईडर की पर। अब रायमल की अल्प आयु का फायदा उठाकर इस सूर्यभाण का जो दूसरा भाई था भीम, ये इसकी अल्पायु का फायदा उठाकर खुद शासक बन गए। रायमल को तो इसने गद्दी से हटा दिया क्योंकि तो 10 वर्ष का ही था। 10 वर्ष का ही क्या जाने राजकाज के बारे में। तो रायमल को तो भीम ने अल्पायु की वजह से इसको तो गद्दी से हटा दिया और खुद भीम ईडर का राजा बन गया। अब भीम ईडर का राजा तो बन गया, लेकिन उसको इस बात की चिंता थी कि मैं शासक तो बन गया हूं, लेकिन राजपूत सरदार मुझको शासक रहने नहीं देंगे क्योंकि मैंने दूसरे की गद्दी पर अधिकार जमाया है। इस बात से चिंतित होकर भीम ने सहायता ले ली किसकी? मुजफ्फर खां की। भीम ने सोच लिया कि मुझे कोई ऐसा शक्तिशाली राजा हो जिसकी सहायता मिल जाए तो राजपूत सरदार कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं ही राजा रह जाऊंगा। तो भीम ने अपनी चिंता के चलते मुजफ्फर खां से संधि कर ली। दोनों के बीच संधि हो गई, भीम के बीच और मुजफ्फर खां के बीच में संधि हो गई। मुजफ्फर खां ने वचन दे दिया कि यदि तू मुझको कर देगा तो मैं तेरी राजपूत सरदारों से रक्षा करूंगा, ईडर पर तेरा ही अधिकार रहेगा। इस प्रकार से दोनों के बीच संधि हो गई। अब यह रायमल जब बड़ा हुआ तब तक इसने राज किया और रायमल बड़ा होकर सहायता के लिए भी ये पहुंच गया राणा सांगा के पास, क्योंकि रायमल को पता था कि छोटे मोटे राजपूत सरदार तो उसकी मदद कर नहीं सकते क्योंकि भीम को सहायता मिल चुकी है मुजफ्फर खां की। तो रायमल सहायता के लिए राणा सांगा के पास पहुंच गया।
राणा सांगा के पास रायमल ने जाकर सहायता मांगी ईडर की गद्दी दिलवाने की। तो राणा सांगा ने ईडर की गद्दी के लिए सहायता देने के लिए रायमल को वचन दे दिया कि मैं तेरी ईडर की गद्दी प्राप्त करने में सहायता करूंगा। अब राणा सांगा को भी एक बात की चिंता थी। राणा सांगा को भी ये लग रहा था कि यदि बिना किसी कारण ही मैं रायमल की मदद करूंगा तो अन्य जो राजपूत सरदार हैं वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं। तो राणा सांगा ने कूटनीति का परिचय दिया और राणा सांगा ने क्या किया, रायमल का अपनी पुत्री से, राणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई इस रायमल के साथ कर दी। रायमल जब सहायता के लिए राणा सांगा के पास गया तो राणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई रायमल के साथ कर दी। अब कारण बन गया, अब रायमल इसका संबंधी हो गया। तो राणा सांगा को इसकी सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो राणा सांगा ने रायमल की सहायता की। बड़ी सेना लेकर राणा सांगा ईडर गया और इस बड़ी सेना को देखकर भीम वैसे ही हट गया और राणा सांगा की सहायता से ये रायमल ईडर की गद्दी पर बैठ गए। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनते रहना। राणा सांगा की सहायता से रायमल 1515 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता से रायमल वापस ईडर की गद्दी पर बैठ गया भीम को हटाकर। अब रायमल ईडर की गद्दी पर बैठ गया। अब इधर इस भीम का पुत्र था, भीम उस समय तक मर चुका था, भीम का पुत्र था भारमल। तो जिस समय राणा सांगा ने रायमल को गद्दी दिलाने के लिए ईडर पर आक्रमण किया था उस समय भीम वहां का राजा नहीं था, भीम तो पहले ही मर चुका था, उसका बेटा था भारमल, वो राजा बन चुका था। तो यानी भीम का पुत्र था भारमल, वो ईडर की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो राणा सांगा की बड़ी सेना आते ही भारमल गद्दी से हट गया और रायमल ईडर की गद्दी पर बैठ गया 1515 ईस्वी में। अब 1515 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता से रायमल गद्दी पर बैठ गया। इस बात से मुजफ्फर खान नाराज हो गया क्योंकि मुजफ्फर खान और भीम जो था उसके बीच संधि हो रखी थी कि उसकी सहायता करेगा। तो जिसका पुत्र भारमल था, ये भारमल और मुजफ्फर खान के बीच में भी अच्छे संबंध थे। तो जब भारमल को गद्दी से हटा दिया गया इस बात से मुजफ्फर खान नाराज हो गया और मुजफ्फर खान ने भारमल की सहायता करने के लिए एक सैनिक नियुक्त किया। उसने एक सेनापति, उस सेनापति का नाम था निजामुल-मुल्क। मुजफ्फर खान ने निजामुल-मुल्क नाम का एक सेनापति नियुक्त किया और इस निजामुल-मुल्क को एक बड़ी सेना देकर ईडर रवाना कर दिया क्योंकि ईडर की गद्दी पर कौन बैठ चुका था, रायमल बैठ चुका था। राणा सांगा की सहायता से भारमल हट चुका था। तो भारमल की सहायता करने के लिए मुजफ्फर खान ने निजामुल-मुल्क नाम के सेनापति को बड़ी सेना देकर ईडर पर आक्रमण करवा दिया। अब निजामुल-मुल्क की बड़ी सेना के आक्रमण से ये रायमल वापस गद्दी से हट गया और रायमल बचने के लिए पहाड़ों में चला गया क्योंकि इस मुस्लिम सेना के सामने रायमल की सेना छोटी थी। तो रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा था, लेकिन जब निजामुल-मुल्क बड़ी सेना लेकर आया, इसके कहने पर आया मुजफ्फर खान के, तो निजामुल-मुल्क के आते ही रायमल गद्दी से हट गया और खुद बचने के लिए पहाड़ों में चला गया और वापस से भारमल गद्दी पर बैठ गया। अब भारमल तो थोड़े दिनों तक ही गद्दी पर बैठा और मुजफ्फर खान इस बात को समझ गया कि अगर भारमल को मैं वापस से ईडर की गद्दी पर बैठा देता हूं तो वापस से राणा सांगा आएगा, इसको हटा देगा, रायमल को बिठा देगा, तो क्यों ना ईडर पर मैं खुद ही अधिकार कर लूं। तो भारमल को की बार गद्दी पर नहीं बिठाया गया और भारमल को गद्दी थोड़े दिनों तक तो बिठाया गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया भारमल को और खुद मुजफ्फर खान ने अपने इस सेनापति यानी निजामुल-मुल्क को ही ईडर का शासक घोषित कर दिया। यानी इस निजामुल-मुल्क को ही आगे जाकर ईडर का शासक घोषित कर दिया, किसने, मुजफ्फर खान ने। अब निजामुल-मुल्क इसके सहयोग से ईडर का शासक बन गया। तो एक बार एक भाट था, राजस्थान में 4 भाट रहते हैं, तो एक भाट कवि निजामुल-मुल्क के पास गया और निजामुल-मुल्क को कहा कि तू ईडर की गद्दी पर तो बैठ गया है,
लेकिन राणा सांगा तुझे ज्यादा दिनों तक बैठे नहीं रहने देगा, क्योंकि उसी के ही जो संबंधी है रायमल, उसको उसने गद्दी से हटाया था। तो ये बात जब निजाम मुल्क को उस भाट ने कही, तो निजाम मुल्क ने कहा कि मुझे भी मुस्लिम शासक, गुजरात का शासक था मुजफ्फर खान, उसका सहयोग मिला हुआ है, मेरे सामने राणा सांगा एक कुत्ते की तरह है। इस प्रकार की बात उसने कह दी। तो इस प्रकार की बात जब निजाम मुल्क ने उस भाट से कही, तो उस भाट ने जाकर राणा सांगा को कह दिया कि निजाम मुल्क आपकी तुलना कुत्ते से कर रहा है। तो राणा सांगा काफी क्रोधित हुए और राणा सांगा स्वयं एक बड़ी सेना लेकर अब की बार ईडर की तरफ आ गए। राणा सांगा की बड़ी सेना को देखकर निजाम मुल्क जो ईडर की गद्दी पर बैठा था, वो ईडर की गद्दी को छोड़कर भाग गया और भागकर सीधा मुजफ्फर खान के पास आ गया। मुजफ्फर खान को जब इस बात का पता चला कि राणा सांगा स्वयं ईडर की गद्दी पर अधिकार कर चुका है, तो राणा सांगा को सबक सिखाने के लिए या अपने सेनापति को गद्दी से हटाने के चलते इस मुजफ्फर खान ने अपने 2 सैनिक नियुक्त किए और उन दोनों सैनिकों को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राणा सांगा ने जब अपनी सेना के सहयोग से निजाम मुल्क को ईडर की गद्दी से हटा दिया, ईडर पर अपना अधिकार कर लिया, तो बाद में गुजरात के शासक मुजफ्फर खान ने राणा सांगा से अपनी इस बात का बदला लेने के लिए अपने 2 सैनिकों को नियुक्त किया और एक बड़ी सेना को मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ आपने जाना कि इस ईडर को लेकर ही इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ और उसी तनाव के चलते बाद में मुजफ्फर खान और राणा सांगा के बीच में संघर्ष हुआ। तो इस ईडर राज्य के अधिकार का जो प्रश्न था कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, इस बात को लेकर ही इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और संघर्ष हुआ था। तो संघर्ष शुरू हुआ, मुजफ्फर खान ने अपने 2 सैनिक नियुक्त किए, बड़ी सेना दी और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। बड़ी सेना लेकर ये दोनों सैनिक रास्ते में पहुंचे, मेवाड़ तक पहुंचे नहीं थे और उन दोनों सैनिकों में लड़ाई हो गई आपस में सेनापति पद को लेकर। दोनों सैनिक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पहुंचे और दोनों सैनिकों के बीच सेनापति पद को लेकर लड़ाई हो गई, विरोध हो गया। तो वो लड़ाई हो गई, सेना में यहीं पर फूट पड़ गई और फिर दोनों मेवाड़ पहुंचे ही नहीं और बीच रास्ते से वापस लौट गई। मेवाड़ पर आक्रमण ही नहीं किया इन्होंने और बीच रास्ते से वापस लौट गए। तो ये इस प्रकार का संघर्ष इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें जीता हुआ जीत राणा सांगा की ही मानी गई, क्योंकि जब भी राणा सांगा की सेना और मुजफ्फर खान की सेना ईडर के अधिकार को लेकर आमने सामने हुई, हमेशा राणा सांगा की ही जीत हुई। तो इस संघर्ष में राणा सांगा की ही जीत मानी जाती है। तो ये संघर्ष था गुजरात के शासक मुजफ्फर खान और राणा सांगा के बीच, जिसमें हिंदू शासक राणा सांगा की ही जीत हुई। तो यहाँ हमने गुजरात राज्य से संघर्ष की जो कहानी थी उसको समझ लिया है कि गुजरात राज्य और राणा सांगा के बीच जो संघर्ष हुआ क्यों हुआ था और उसके परिणाम क्या निकले थे। आगे हम देखते हैं आगे जानकारी। आगे का अपना पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। अगला पॉइंट, तो यहाँ हम अब आगे का पॉइंट जानते हैं अपना। राणा सांगा के बारे में हम जान रहे थे, तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। तो इसको आप अच्छी तरह से समझो। राणा सांगा जिस समय मेवाड़ का शासक बना, यानी 1509 में बन गया था, उस समय तक दिल्ली में सल्तनत सुल्तानों का राज चल रहा था, यानी दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर राज था लोधी वंश का, लोधी वंश, और उस लोधी वंश का राजा था उस टाइम पर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत पर राज चल रहा था लोधी वंश का, यानी दिल्ली पर लोधी वंश का राज चल रहा था और उसका राजा था सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी एक कमजोर शासक था, कमजोर ही राजा था, कमजोर सुल्तान था ये। तो सिकंदर लोधी के समय ही राणा सांगा ने क्या किया
सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। दिल्ली के शासन क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। सिकंदर लोदी की कमजोरी का फायदा उठाकर राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे, यानी दिल्ली के शासन में जो क्षेत्र आते थे, उन क्षेत्रों पर राणा सांगा ने अधिकार करना शुरू कर दिया। अब इस बात से सिकंदर लोदी नाराज था, क्योंकि उसके क्षेत्रों पर राणा सांगा अधिकार कर रहा था, लेकिन सिकंदर लोदी कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि सिकंदर लोदी राणा सांगा के मुकाबले में बहुत कमजोर था। इस वजह से वो चुपचाप अपने क्षेत्रों को छीनते हुए देख ही सकता था, बाकी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सिकंदर लोदी के बाद में अगला राजा कौन बना दिल्ली का? सिकंदर लोदी के बाद में अगला राजा बना दिल्ली का इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का अगला राजा बना इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन राणा सांगा से तो ये भी कमजोर ही था। लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया, राणा सांगा से अपने क्षेत्रों को दोबारा प्राप्त करने के लिए, या राणा सांगा ने इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, उस चीज का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से युद्ध करने की सोच ली, और उसने सेना बनाई और राणा सांगा से संघर्ष करने के लिए वो चल पड़ा। तो पहला युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। युद्ध का कारण आपको पता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध क्यों हुआ, संघर्ष क्यों हुआ, इसका कारण आपके सामने क्लियर है। कारण है ये कि राणा सांगा सिकंदर लोदी के समय से ही दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करने लग गया था। इस बात से इब्राहिम लोदी नाराज था, तो इब्राहिम लोदी अपने क्षेत्रों को दोबारा से प्राप्त करना चाहता था और राणा सांगा से बदला लेना चाहता था। इस वजह से इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, वो पहला युद्ध हुआ 1517 में। 1517 में युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध हुआ 1517 में। ये खातौली का जो मैदान है वो कोटा में है। कोटा में खातौली का मैदान है। उस खातौली के मैदान में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई में सीधा सीधा परिणाम आप सबको पता है, राणा सांगा ही जीता। राणा सांगा जीत गया, इब्राहिम लोदी हार कर वापस दिल्ली लौट गया। उसके बाद भी इब्राहिम लोदी नहीं बैठा और उसने दोबारा से फिर इस पर आक्रमण कर दिया। तो दोबारा से फिर दूसरा युद्ध हुआ। अब की बार जो युद्ध हुआ वो 1518 में हुआ और इस युद्ध का नाम था बांडी का युद्ध। ये बांडी का जो मैदान है वो धौलपुर में है। तो धौलपुर में बांडी के मैदान में अपनी बार युद्ध हुआ 1518 में। तो बांडी के मैदान में इब्राहिम लोदी दोबारा से सेना लेकर राणा सांगा के खिलाफ आ गया। राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर इस बांडी के मैदान में पहुंच गया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो इस बार भी लड़ाई में राणा सांगा ही जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी ने अपनी बार अपना सेनापति भेजा था जिसका नाम था माखन खां। माखन खां बोल दो या माखन खां मियां बोल दो, एक ही बात है। माखन मियां भी बोल सकते हो इसको आप, माखन मियां। इब्राहिम लोदी ने अपना सेनापति माखन खां मियां को भेजा। माखन खां मियां बड़ी सेना लेकर 1518 में बांडी के मैदान में राणा सांगा से टकराया, लेकिन राणा सांगा के सामने टिक नहीं पाया। राणा सांगा ने इसको हरा दिया, माखन खां को, यानी इब्राहिम लोदी इस युद्ध में भी हार गया। तो दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी ने 2 बार राणा सांगा से युद्ध किया। एक तो खातौली का युद्ध जो 1517 में हुआ और एक बांडी का युद्ध जो 1518 में हुआ। दोनों बार राणा सांगा ही जीता। अब इसमें दिल्ली पर तो राणा सांगा का अधिकार नहीं हुआ। मैन जो दिल्ली क्षेत्र था, दिल्ली सल्तनत थी, उस पर तो राणा सांगा का अधिकार नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों पर राणा सांगा का अधिकार हो चुका था। यानी राणा सांगा की जो सीमाएं थी वो बिल्कुल दिल्ली के पास तक पहुंच गई थी। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य दिल्ली तक बढ़ा लिया था। अब इस युद्ध में ये खातौली का युद्ध है, इसमें 2 कुछ भयंकर घटना ऐसे हुई कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक तो बायां हाथ कट गया।
बायां हाथ कट गया, बिल्कुल ही कट गया। इस युद्ध में राणा सांगा काफी वीरता से लड़ा, उसका बायां हाथ कट गया। इसके अलावा उसके घुटने में तीर लग गया, घुटने में तीर लग गया, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। खातौली के युद्ध में राणा सांगा जीत तो गया, लेकिन उसमें जो शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसको दो नुकसान हुए। एक तो राणा सांगा का हाथ कट गया और एक उसके घुटने में तीर लगने की वजह से राणा सांगा हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। तो अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो राणा सांगा काफी ज्यादा शक्तिशाली था। बचपन में उसकी एक आंख फूट चुकी थी, खातौली के युद्ध में एक हाथ कट गया, लंगड़ा हो गया। तो इस प्रकार से दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी राणा सांगा एक वीर योद्धा था। युद्ध की भूमि में वो अकेला ही सैकड़ों सैनिकों से युद्ध करता था और उनसे जीतता था।